नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 184 नए सांसद आवास का करेंगे उद्घाटन। परिसर में लगाएंगे सिंदूर का पौधा। श्रमजीवियों से संवाद के बाद जनसमूह को संबोधित करेंगे पीएम। कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र के सीईओ के नोटिस के बाद निर्वाचन आयोग ने फिर दोहराया अपना फैसला। कहा, अब भी समय रहते घोषणा पत्र दें या देश से माफी मांगे राहुल गांधी। संसद में आज भी हंगामे के आसार। एसआईआर और वोटर लिस्ट मामले में इंडी ब्लॉक के सांसद चुनाव आयोग तक करेंगे मार्च। बीजेपी ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना गलत। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, अगले 2 दिन में सामान्य हो जाएगा सड़क संपर्क। नुकसान के आकलन के लिए समिति के पास 7 दिन की डेडलाइन। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान, बहुत जल्द होगा गाजा शहर पर कब्जा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जताई चिंता। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा लगाएंगे और श्रमजीवियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम का संबोधन भी होगा। इस परिसर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और ये संसद सदस्यों की कार्यात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जो गृहति स्टार रेटिंग के मानकों का पालन करती है और राष्ट्रीय भवन संहिता यानी एनबीसी 2016 का अनुपालन करती है। यह परिसर दिव्यांगजनों के अनुकूल भी है। हर आवासीय इकाई में लगभग 5000 वर्ग फुट का कारपेट क्षेत्र है। परिसर के सभी भवन भूकंप रोधी बनाए गए हैं। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हाल के चुनाव में दोहरे मतदान वाले आरोपों पर सवाल उठाते हुए एक नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी का दावा है कि शकुन नानी नामक एक मतदाता ने 2 बार वोट डाला था। अपने दावे के समर्थन में राहुल गांधी ने एक दस्तावेज भी प्रस्तुत किया था जिसे उन्होंने चुनाव आयोग का आधिकारिक रिकॉर्ड बताया। ये आधिकारिक रिकॉर्ड कथित रूप से मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया था। हालांकि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच ने इन आरोपों की सत्यता पर संदेह उत्पन्न कर दिया है। जांच से पता चला है कि राहुल गांधी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज जिस पर दोहरे मतदान का संकेत देने के लिए सही का निशान लगा है, वह मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने भी राज्य की मतदाता सूचियों के बारे में राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है और उन्हें पत्र लिखकर नियमानुसार अपनी बात रखने को फिर कहा है। दोनों राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखा है कि अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत हैं तो वह शपथ पत्र देकर उसे चुनाव आयोग के साथ साझा करें। राहुल गांधी ने पिछले दिनों राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में हरियाणा, कर्नाटका और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों को लेकर कुछ दावे किए थे और आरोप लगाए थे कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष से मिला हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 7 अगस्त 2025 को भी राहुल गांधी को पत्र भेजकर संबंधित मतदाताओं का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रविवार को जारी रिमाइंडर लेटर के जरिए फिर से अनुरोध किया है कि हस्ताक्षरित घोषणा शपथ पत्र 10 दिनों के भीतर भेजा जाए ताकि 1950 के प्रतिनिधित्व अधिनियम और 1960 के रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि आरोपों की जांच और सत्यापन के लिए ये प्रक्रिया आवश्यक है और चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने हेतु इसे गंभीरता से लिया जा रहा है।
राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों में तथाकथित फर्जी मतदाताओं को जोड़ने का आरोप लगाते हुए आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया था। बिहार में वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण और कथित वोटर चोरी को लेकर इंडी ब्लॉक आज प्रदर्शन करेगी। गठबंधन दलों के सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आज संसद भवन से चुनाव आयोग के ऑफिस तक पैदल मार्च करेंगे। इसे लेकर बीजेपी समेत पूरी एनडीए हमलावर है। एनडीए का कहना है कि राहुल गांधी को संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है और ये अनुचित है। आज से संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। दोनों ही सदनों की कार्यसूची में कई अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज 3 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। इन 3 विधेयकों में से 2 विधेयक खेलों से संबंधित हैं। ये विधेयक हैं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो राज्यसभा में आज मणिपुर राज्य के साल 2025-26 के बजट पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उच्च सदन में सूचीबद्ध 3 विधेयकों से 2 विधेयक मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। राज्यसभा में मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग संख्याक 2 विधेयक पर चर्चा होगी। इसके साथ ही गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। विधेयकों को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए यूपीसीएल के कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आपदा के दौरान लीमची घाट पुल बह गया था, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था। इसके बाद वहां बेली ब्रिज बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा था। पुलिस दल, एसडीआरएफ, इंजीनियर्स और अन्य बचाव दलों के अथक प्रयासों से अब इस पुल का निर्माण पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। आज धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र के चैनलाइजेशन के लिए आईआईटी रुड़की, सीएसआरई और अन्य विशेष एजेंसियों के जियोलॉजिस्ट की एक टीम यहां पहुंचेगी। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आपदा कंट्रोल रूम, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड और देहरादून में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। इस दौरान धराली और हर्षिल आपदाग्रस्त क्षेत्र में हर्षिल तक सड़क मार्ग को मंगलवार तक सुचारू करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों सहित संबंधित विभागों के सचिवों को धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुई निजी और सार्वजनिक संपत्ति के आकलन को 7 दिन की टाइमलाइन में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में व्यापक सैन्य अभियान में पहली प्राथमिकता शहर छोड़ने वाले नागरिकों के लिए सुविधाएं और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा मंत्रिमंडल के गाजा शहर पर नियंत्रण पाने के लिए एक बड़ी सैन्य योजना को मंजूरी देने के बाद कहा कि उनके पास नियंत्रण पाने और बंधकों को छुड़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इजरायल जल्द ही गाजा पर एक नई व्यापक सैन्य कार्रवाई करेगा। अंडर 19 एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय दल ने कुल 14 पदक अपने नाम किए, जिसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल रहे। खास बात यह रही कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले कुल 10 में से 9 महिला मुक्केबाजों ने पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने एएफसी अंडर 20 महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने मेजबान म्यांमार को 1-0 से मात दी। इस जीत के साथ भारत का अंडर 20 महिला एशिया कप में खेलने का 20 साल लंबा इंतजार समाप्त हुआ। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।